नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारी चर्चा का विषय है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिसके अंतर्गत हम भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भूगोल विषय से व्याख्याता बनने का सपना संजोए हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा, तो इसे एंड तक देखिएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित होती है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र होता है अपना वैकल्पिक विषय, जिस विषय का अपन चयन करते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे भूगोल विषय के बारे में। देखिए, दोनों ही प्रश्न पत्र आपके अच्छे होना अनिवार्य है, या फिर हम यूं कहें कि आपके दोनों प्रश्न पत्रों में जो अर्जित मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका चयन होता है। आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो केवल जीके का प्रश्न पत्र है, हमें तो केवल भूगोल ही भूगोल पढ़नी है। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि हमें जीके का पेपर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें किस पे, भूगोल ही भूगोल विषय पर पढ़ना है। और जब एग्जाम के बाद उनके मार्क्स आते हैं तो वो अंतिम कट ऑफ से काफी पीछे रह जाते हैं। तो हमें यदि स्कूल व्याख्याता बनना है, चाहे आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो, आपको दोनों प्रश्न पत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में हमारे कुल 75 प्रश्न होते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं? 75 प्रश्न आते हैं, और इसके कुल अंक 150 है। ठीक है, कितने अंकों का होता है ये? 150 अंकों का होता है। जबकि जो वैकल्पिक विषय का हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं। कुल कितने प्रश्न आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। इनमें से 120 प्रश्न हमारे विषय में से आते हैं, प्लस 30 प्रश्न हमारे मनोविज्ञान वाले पार्ट में से आते हैं। तो इन 150 प्रश्नों के कुल अंक 300 हो गए, और दोनों प्रश्न में पत्रों के कुल अंक कितने हो गए? 450 अंक। इन 450 अंकों के लिए आपको परीक्षा देनी है, और जितने ज्यादा हमें अंक प्राप्त होंगे उसी आधार पे हमारा चयन क्या होगा? निश्चितता की ओर बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें जो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। तो इस पाठ्यक्रम को आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहां नहीं मिलता है तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहां पर हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में पाठ्यक्रम को आपके साथ शेयर किया है। जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो जब आप इस भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को देखोगे तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने विभागों में? 3 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सेकेंडरी लेवल, दूसरा है आपका ग्रेजुएशन लेवल, और तीसरा है आपका
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, यहां पर हमको जो हमने माध्यमिक स्तर पे उच्च माध्यमिक स्तर तक कक्षा 12वीं तक के जो टॉपिक है उनको दिया गया है। यहां पर हमने स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक जो बीए किया है हमने, वहां तक के टॉपिक दिए गए हैं। और यहां पे जो हमने एमए लेवल के टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। यदि आप इनके अंक भार को देखेंगे तो यहां पर आपके 55 प्रश्न, ठीक है, यहां पर आपके हैं 55 प्रश्न और यहां पर हैं आपके 10 प्रश्न। ठीक है, कुल कितने हो गए? 55 + 55 और 10, कुल 120 प्रश्न। ये किससे आएंगे? हमारे विषय से आते हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यदि आपको आपके सिलेबस का या पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं और आप बिना पाठ्यक्रम को देखे ही तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। देखिए, पाठ्यक्रम में आपको साफ साफ विभाजित करके बताया गया है कि 55 प्रश्न आपके इन टॉपिक्स में से आएंगे, 55 प्रश्न आपके इस टॉपिक में से आएंगे और 10 प्रश्न हमारे इस टॉपिक में से आते हैं। तो पाठ्यक्रम का ज्ञान ना होने पर क्या करते हैं, हम केवल ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा भूगोल ही पढ़ना है। ठीक है, तो यह गलती आपको नहीं करनी है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है कि जब हम एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचते हैं, जैसा कि आप लोग हैं, तो एक स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, उसके ऊपर क्या होता है, दबाव होता है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो वो क्या मानता है कि बस मुझे तो पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा पढ़ना कभी भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं होता है। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं और मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो 14-14, 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 7-8 घंटे का नियमित अध्ययन करके भी इसमें अंतिम चयन ले लेते हैं। तो क्यों होता है? ये केवल एक उनके पूरा का पूरा क्या होता है, प्लानिंग होता है कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें पहली चीज तो पढ़ना क्या है और दूसरी चीज हमें उसको पढ़ना कैसे है, ताकि हमारे अधिक से अधिक अंक आ सकें। तो 55 प्रश्न आपके इस सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में से है, 55 आपके पीजी लेवल में से है और 10 आपके किस में से है, पीजी लेवल में से है और 55 आपके किस में से है, ग्रेजुएशन लेवल में से है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इसमें से आपको 40 पूछ लें और इसमें से आपको 70 पूछ लें, ये नहीं होगा। आपको इसमें 55 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक में से न तो 54 प्रश्न पूछे जाते हैं, न ही 56, और इन टॉपिक्स में से भी 55 के 55 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारे पीजी लेवल का जो सिलेबस है, इसमें से हमारे केवल 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इन दो भाग पर, 12वीं तक का और स्नातक या ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा सिलेबस है, उसी के आधार पे हमको अध्ययन करना है। अब हम इस पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल में दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे पीजी लेवल पर दिए गए हैं। अब हम यहां पर सीनियर सेकेंडरी लेवल के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें या भू आकृति विज्ञान की बात करें तो इसमें हमारे ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके अलावा चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी,
प्लेट विवर्तनिकी और पवन नदी हिमानी के द्वारा किए जाने वाले अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्य। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें 12वीं की पुस्तक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप अगर केवल ये मान के चल रहे हैं कि अरे ये तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की ही है और हमें तो इस पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन करना है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि केवल टॉपिक ये 12th लेवल के दिए गए हैं, लेकिन हमें इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी 12वीं तक के लेवल की पुस्तकें हैं वो इन टॉपिक्स को पूरा का पूरा कवर नहीं करती है। और जो आरपीएससी के पेपर्स वर्तमान में आ रहे हैं उनका लेवल यदि थोड़ा सा भी उच्च हुआ तो आप इन पुस्तकों के आधार पर अध्ययन करके उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो हमें दिमाग में केवल ये रखना है कि हमें ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं, केवल 12वीं की पुस्तकों के आप उस आधार पर नहीं रहें, क्योंकि यदि हम इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो हम एमए करे हुए विद्यार्थी हैं। हमने एमए करने के लिए कई पाठ्य पुस्तकों का क्या किया है, अध्ययन किया है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम हिंदी में लिख दिया है पाठ्यक्रम को, तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, पवन, नदी और हिमानी के क्या है यहाँ पर कार्य हैं। तो इसमें हमें सब कुछ पढ़ना होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, मोह असंबद्धता क्या है, गुटनबर्ग असंबद्धता क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, विश्व में भूकंप सबसे ज्यादा कहां आते हैं, भूकंपों की उत्पत्ति कैसे होती है, रिक्टर पैमाना क्या है, ठीक है ना, मर्केली पैमाना क्या है, इन सभी के बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्रियाएं किस प्रकार से उत्पन्न होती है, यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन कौन से पदार्थ उसमें से निकलते हैं, सर्वाधिक पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं, फिर इसके अलावा चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कायांतरण किस प्रकार से होता है, किस चट्टान का कायांतरण किस में होता है, इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। यदि हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो हमारे सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें वायुमंडल का संगठन, फिर सूर्यताप, ऊष्मा बजट, इसके अलावा विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, जैसा आपने नाम सुना होगा विषुवत रेखीय प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, स्टेपी प्रदेश। तो ये सभी प्रकार के क्या है, जलवायु प्रदेशों के बारे में हमें अध्ययन करना है। जबकि समुद्र में जो ओशनोग्राफी है या समुद्र विज्ञान है, इसमें हमारे 12th के लेवल के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें महासागरों की स्थलाकृतियां कि किस किस महासागर के नीचे कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार है, ठीक है ना, इसके अलावा एल्बस्ट्रोस का पठार है, कोकोस रिज है। तो कौन कौन सी कटकें किस महासागर के नीचे पाई जाती है, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, कौन कौन से सागरों का विस्तार है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे इस टॉपिक में से आते हैं। लवणता, ठीक है, लवणता किन किन तत्वों के घुले होने के कारण होती है, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, निम्न लवणता के क्या कारण होते हैं, ठीक है, कौन से पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ज्वार और भाटा, ये यूं मान लीजिए कि आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक में से 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक में से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और यह एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो रटने से सवाल नहीं होंगे, ठीक है। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है
तो आप इस टॉपिक में से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दें तो ज्वार भाटा पे क्या फर्क पड़ेगा, यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को दुगना कर दें और चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो ज्वार भाटा पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्वार के बाद भाटा कितनी देर में आता है, प्रत्यक्ष ज्वार के बाद प्रत्यक्ष ज्वार दूसरा कितनी देर में आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आना जरूरी होता है। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर है महासागरीय धाराओं का, जिसके अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख महासागरों अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में से जो धाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है, कौन सी किस महासागर में चलती है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे से पूछे जाते रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। जब भारत के भूगोल की बात करते हैं तो इसमें से हमारे भारत का परिचय कि भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के सीमावर्ती देश कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, किन राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार की चीजें हमसे इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें भौतिक प्रदेशों की, तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। फिर हिमालय पढ़ना होता है हमें, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो इससे हमारे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जलवायु एक अच्छा और पूरा समझने वाला टॉपिक है कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। जैसे अभी बात करें कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि भारत की जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल में आपसे पूछ देते हैं कि अल नीनो का भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स, आम्र वर्षा क्या है, कहां पर होती है, कब होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, मावट क्या है, कब होता है। तो इस प्रकार से हमें जलवायु के अंतर्गत टॉपिक्स पढ़ने हैं। वनस्पति के अंतर्गत हम भारत में वनों का वितरण पढ़ते हैं कि कहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत में वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, गत वर्षों में कितना था, बढ़ रहा है या घट रहा है, भारत में किस प्रकार के पेड़ कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा मिट्टियां, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, भारत में मृदाओं का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, भारत को कितने मृदा वर्गों में विभाजित किया जाता है, काली मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमें मृदाओं का क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके अलावा जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि का, जनसंख्या जो भारत की है वो कहाँ ज्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में हमें पढ़ना है बाढ़, सूखा और भूस्खलन की कहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, किसको उड़ीसा का शोक कहते हैं, बाढ़ आने पर हानियां क्या होती है, ठीक है, बाढ़ से लाभ भी होते हैं क्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि बाढ़ रोकने के लिए आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है, कब प्रयास प्रारंभ किए गए, आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा निकाय भारत में उत्तरदायी है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें भारत की प्रमुख फसलें और प्रमुख खनिजों का अध्ययन करना होता है कि कौन कौन सी फसलें कहां पर ज्यादा उगाई जाती है और कौन कौन से खनिज कहां पर ज्यादा
पाए जाते हैं। यदि हम उद्योगों की बात करें तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही उद्योग हैं, एक है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। हमें पूरे के पूरे उद्योग नहीं पढ़ने, केवल 2 ही उद्योगों के बारे में पढ़ना है, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करनी है और सतत विकास जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होती है। इसके अलावा हमारे 12th लेवल के कुछ टॉपिक है वो इस प्रकार से हैं। हमारे सेकेंडरी लेवल के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषाएं, क्षेत्र एवं विषय क्षेत्र तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हमें चर्चा करनी होती है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाएं दी गई हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं तथा चतुर्थक क्रियाएं की कौन कौन सी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी क्रियाएं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, इनके क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है तो विभिन्न प्रकार की कृषियां जैसे स्थानांतरणशील कृषि कहां पर की जाती है, किन किन क्षेत्रों में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा बागानी कृषि की विशेषताएं क्या है, बागानी कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, जो डी विटलसी का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कृषि विधियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विश्व में परिवहन जो सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है या जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग प्रमुख कौन कौन से हैं, स्वेज नहर कहां पर है, किनको किससे जोड़ती है, किसको किससे पृथक करती है, पनामा नहर का निर्माण कब किया गया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, कहां पर स्थित है। इस प्रकार की हमें चीजों का अध्ययन परिवहन के अंतर्गत करना है। संचार और व्यापार के अंतर्गत हमें विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठनों का अध्ययन करना होता है कि किन वस्तुओं का निर्यात ज्यादा होता है, किसका आयात ज्यादा होता है। इसके अलावा विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, या फिर इस बार की अगर हम कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो इस प्रकार हमें कुछ प्रमुख विश्व की जनसंख्या के जो डेटा हैं वो हमें क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं, जिसमें से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की विचारधारा क्या है, किन किन संकेतांकों के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास वाला देश कौन सा है, न्यूनतम मानव विकास कहाँ का है, भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है। इस प्रकार की चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हमारे आता है मानचित्र कला वाला टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमें स्टैटिक्स के टॉपिक, सांख्यिकी के जो टॉपिक है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इसमें से लगभग 5 से 10 प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें स्केल, पैमाना के बारे में है, पैमाने का किस प्रकार से आरएफ चेंज की जाती है, कौन कौन से पैमाने के प्रकार होते हैं, किस प्रकार से मापनी का परिवर्तन होता है। इसके अलावा प्रक्षेप कि शंक्वाकार प्रक्षेप कौन से हैं, बेलनाकार प्रक्षेप कौन से हैं, रूढ़ प्रक्षेप कौन से हैं। इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रक्षेपों के बारे में क्या होता है, पढ़ना होता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमें इनकी पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो हम इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आपके है भौगोलिक सूचना तकनीकी का। इसके अलावा सांख्यिकी की में हम बात करें तो मीन, मीडियन तथा मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, फिर इसके अलावा प्रमाप, विचलन और सह संबंध आपके सिलेबस में है, जिसके अंतर्गत हम काल प्रियसन सह संबंध गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे कि सह संबंध क्या होता है, धनात्मक सह संबंध क्या होता है, ऋणात्मक सह संबंध क्या होता है, किस प्रकार से एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से संबंधित होती है। इस प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
तो ये जो हमने टॉपिक बताए ये आपके 12वीं कक्षा तक के लेवल के हैं और इन टॉपिक्स में से हमारे 55 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी 55 क्या पूछे जाएंगे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 55 प्रश्नों के लिए हमें इन टॉपिक का डिटेल में क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स पर कि ग्रेजुएशन लेवल के कौन कौन से टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। यदि आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं तो हमारे लिखा हुआ है जो सेकेंड यूनिट है उसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, और इसके अंतर्गत हमारे सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि देख रहे हैं इसमें हमारा टॉपिक है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी को हिंदी में कहा जाता है भू संतुलन। इसके अंतर्गत हम एरी की, प्राट की इत्यादि की क्या पढ़ेंगे, भू संतुलन की संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आते हैं अर्थ मूवमेंट्स। इसके अंतर्गत हम बलों का अध्ययन करेंगे कि अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं, पटल विरूपणी बल कौन से हैं, पर्वत निर्माणकारी बल कौन कौन से होते हैं, संवलन क्या है, वलन क्या है, भ्रंशन क्या है, चटकन क्या है, किस प्रकार के वलन के प्रकार होते हैं, सामान्य भ्रंश क्या होते हैं, रिफ्ट घाटी क्या होती है, इत्यादि टॉपिक्स का अध्ययन हम इस अर्थ मूवमेंट में करते हैं। इसके अलावा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान की विलोमता, कि किसी स्थान पर तापमान कम पाया जाता है, किसी पे अधिक पाया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है, तापमान कम होने की बजाय क्या हो जाता है, तापमान ज्यादा हो जाता है। इसे तापीय विलोमता कहा जाता है। क्या कारण होते हैं तापीय विलोमता के, किस प्रकार की तापीय विलोमता होती है, तो इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत हम वायुदाब पेटियों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती है, तापीय पेटियां कौन सी होती है, गतिजन्य पेटियां कौन सी होती है। इसके अलावा हेडली कोशिका क्या है, फेरल कोशिका क्या है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। फिर बात आती है पवन की, तो पवनें क्या होती हैं, कितने प्रकार की पवन होती है, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सामयिक पवनें क्या होती है, स्थल पवन, समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर इत्यादि का अध्ययन हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा स्थानीय पवनें जिसमें हरमट्टन हो गई, सिरक्को हो गई, चिनूक, फोन इत्यादि, ठंडी पवनें कौन सी है, गर्म पवनें कौन सी है, तो इन्हीं सभी का क्या किया जाता है, इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आता है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कोपेन एंड थॉर्नथ्वेट। तो कोपेन और थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण हम इसमें पढ़ते हैं कि कोपेन ने किस आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया, थॉर्नथ्वेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब दिया, किन किन आधारों पर दिया, कोपेन ने कौन कौन से जलवायु के प्रकार बताए, AW क्या है, AS क्या है, BSHW क्या है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ओशनोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे टॉपिक आता है ओशियन डिपॉजिट्स, महासागरीय निक्षेप। इसमें स्थलजात निक्षेप पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसमें टेरापोड पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पंख क्या होता है, नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख, किन तत्वों की इनमें प्रधानता होती है, कहां कहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा हमारे टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड एटॉल्स, प्रवाल भित्तियों का निर्माण और एटॉल क्या होती है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के सिद्धांत किस किस ने दिए, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, तो इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इसमें हमारे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी,
पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, जो भूगोल की संकल्पनाओं के आधुनिक स्कूल हैं, जिसमें हम निश्चयवाद की बात करते हैं, संभववाद की बात करते हैं, नव निश्चयवाद की बात करते हैं कि निश्चयवाद की संकल्पना क्या है, किस किसने इसका समर्थन किया, संभववाद का जनक कौन है, कौन कौन से स्कूल्स ने इसका समर्थन किया, कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने इसका समर्थन किया। फिर निश्चयवाद और संभववाद के मध्य एक विचारधारा आई नव निश्चयवाद, जो ग्रिफिथ टेलर ने दी। उसने किस प्रकार से बताया कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच में संतुलन रखना चाहिए। ठीक है, तो इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन, इट्स कॉजेज एंड टाइप्स, प्रवास, उसके कारण और उसके प्रभाव। प्रवास क्या होता है, ठीक है, इसके क्या कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, जलवायु वाले कारण होते हैं, भौतिक कारण, सांस्कृतिक कारण होते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य प्रवास करता है। जब किसी स्थान पे मनुष्य प्रवास करता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर प्रवास से संबंधित सिद्धांत, रेवनस्टीन का सिद्धांत क्या है, जिफ का सिद्धांत क्या है, अंतरालयी अवसर मॉडल क्या है, तो इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और अगला टॉपिक है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट रेसेस ऑफ वर्ल्ड, विश्व में प्रमुख प्रजातियों का वितरण। प्रजाति क्या है, क्या प्रजाति की संकल्पना है, प्रजातियों के मापन के सूचकांक कौन कौन से होते हैं। आपने नाम सुना होगा नासिका सूचकांक, आपने नाम सुना होगा सेफलिक इंडेक्स, कपाट सूचकांक। ठीक है, इसके अलावा आपने सिद्धांत पढ़ने हैं नेग्रिटो, निग्रो, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, ये सभी प्रकार की प्रजातियां कहां कहां पाई जाती है। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करना होता है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हमें बात करनी है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका वितरण। जैसे हम खनिजों की बात करें, इसके अंतर्गत हम कृषि फसलों की भी बात करेंगे, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका विश्व में वितरण का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इस कृषि प्रदेशों की संकल्पना के अंतर्गत हमें डी विटलसी का वर्गीकरण, जो उसने कृषि प्रदेश विभाजित किए हैं विश्व के 13, उनका यहां पर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हमारे हैं वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हमारे यूएसए के औद्योगिक प्रदेश पढ़ने होते हैं, यूरोप के पढ़ने होते हैं, जापान के औद्योगिक प्रदेश, भारत के औद्योगिक प्रदेश, तो चीन के औद्योगिक प्रदेश। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करना होता है कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश कहां पर है। ठीक है, जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर में परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश यूएसए का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, कौन सा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपन पढ़ते हैं भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख नगरों का हमें क्या होता, औद्योगिक प्रदेशों का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट है हमारे ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, स्कोप इत्यादि का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स एंड रोमन ज्योग्राफर्स, तो जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उनके ने क्या इसमें योगदान दिया। तो ग्रीक और रोमन दोनों भूगोलवेत्ताओं का हमें क्या पढ़ना है, भूगोल में योगदान पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भूगोलवेत्ता आपको अलग से दिए गए हैं, तो आपको केवल इन्हीं का अध्ययन करना है। जैसे वर्क ऑफ हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल,
हॉटशॉन, हंटिंगटन, ब्लाश और कार्ल ओ सावर। ठीक है, तो केवल इन्हीं भूगोलवेत्ताओं का क्या करना है, हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा आ जाता है आपके राजस्थान का भूगोल। देखिए, आपके लिए एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल कुल मिला के 35 प्रश्नों को कवर करते हैं। लगभग 17-18 प्रश्न आपके उधर से आएंगे भारत का भूगोल से, और 15-17 सवाल ही आपके किस में से आते हैं, राजस्थान का भूगोल में से आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इन प्रश्नों को सही करना भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमारे टॉपिक आ जाते हैं राजस्थान की फिजियोग्राफी, जो भौतिक प्रदेश है, इसके अंतर्गत देखिए आप यहां पर आ जाते हैं आपके क्लाइमेट, जलवायु, इसके अलावा वनस्पति, मृदा, सिंचाई, प्रमुख कृषि फसलें, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या का वितरण और घनत्व, और कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है। यहां से हमारे 15 से 17 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अपना चयन करना है इसमें स्कूल व्याख्याता परीक्षा में, तो आपको राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल के प्रश्न सही करना क्या है, आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हमारे एमए के लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनकी, और देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एमए के लेवल पे है हमारे यहाँ पर केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 प्रश्न के लिए हमें कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पीजी लेवल की, जो हमने एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके है ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है डायलिज्म इन ज्योग्राफी, द्वैतवाद। ठीक है, कि द्वैतवाद की संकल्पना कहां से आई, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, किन किन विषयों में द्वैतवाद है, जैसे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या है द्वैतवाद है, क्रमबद्ध भूगोल और सैद्धांतिक भूगोल के अंतर्गत क्या है द्वैतवाद है। तो इनका अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना है। व्यवहारिक भूगोल और रिसेंट ट्रेंड्स इन भूगोल, जैसे आचरण परक भूगोल क्या है, मात्रात्मक भूगोल क्या है, व्यवहारवादी भूगोल क्या है, इन सभी का अध्ययन क्या करना है, हमें इसके अंतर्गत करना है। प्रत्यक्षवाद क्या है, अनुभववाद क्या है, कौन कौन इनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, कल्याण परक भूगोल क्या है। तो इन रिसेंट ट्रेंड्स जो भूगोल में नई जो संकल्पनाएं आ रही है उनका अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना होता है। इसके अलावा है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है कि भारत में भूगोल का विकास कहां से हुआ, कौन कौन भारत के प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए, भारत में बीए लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे भूगोल कहां प्रारंभ हुआ, एमए लेवल पे सबसे पहले कहां पर भूगोल प्रारंभ हुआ, कौन कौन विभागाध्यक्ष थे, जनसंख्या भूगोल का प्रारंभिक भूगोलवेत्ता कौन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सब कुछ पढ़ना होता है। यहां से एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है। अब देखिए सेकंड है हमारे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप एवोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग एंड एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हमें ढाल की संकल्पनाएं पढ़नी है। इसके अलावा हमें जियोमॉर्फोलॉजी की जो संकल्पनाएं हैं जो थॉर्नबरी ने दी वो हमें सबसे पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, वेबर्स लिस्ट थ्योरी एंड इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत हमें औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत पढ़ना है वेबर का, कि वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत क्या दिया, पदार्थ सूचकांक क्या होता है, आइसोडोपेन क्या होता है, कहां पर उद्योग लगेगा, शुद्ध माल क्या होता है। ठीक है, अगर पदार्थ शुद्ध है तो उद्योग कहां लगेगा, यदि
पदार्थ सर्वसुलभ है तो उद्योग कहाँ लगेगा। तो इसके अंतर्गत हम वेबर की थ्योरी पढ़ते हैं और भारत के औद्योगिक प्रदेशों का क्या करेंगे, हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आता है हमारा नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के अंतर्गत है हमारे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, अमलैंड प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग। कब प्रारंभिक युग से अब तक नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, और अमलैंड क्या होता है, नगर का प्रभाव क्षेत्र, कि नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या है और इसका मापन किस किस प्रकार से किया जाता है, किस किस ने इसके मापन के लिए सिद्धांत दिए, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और नगरीय नियोजन, ठीक है, उसका भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ना है। इसके अलावा देखिए हरित क्रांति हमारे सिलेबस में है, और एग्रो फॉरेस्ट्री इंपोर्टेंस एंड स्कोप इन इंडिया, कृषि वानिकी का भारत में क्या स्कोप है, कृषि वानिकी क्या है, उसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। इसके अलावा हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में है थियरीज ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस एंड ऑप्टिमम, द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हमें माल्थस का सिद्धांत पढ़ना है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, अनुकूलतम जनसंख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, किस किस ने अनुकूलतम जनसंख्या के मापन के सिद्धांत दिए, उन सभी का हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। और भारत की जो जनसंख्या नीतियां हैं उसकी भी विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे और लास्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। इस टॉपिक में से हमारे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो यहां से कम 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे आसान टॉपिक है आपके राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत देखिए डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा आ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मैकिंडर, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाय B.S. जोन्स, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज एंड बफर जोन। इसके अंतर्गत हमको मैकिंडर का सिद्धांत पढ़ना है, हृदय स्थल या जिसको क्या कहते हैं हार्टलैंड का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पढ़नी है जो B.S. जोन्स ने दी, और सीमा, सीमांत और किसका बफर जोन का क्या करना है, हमको इसका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा भूगोल का सिलेबस है। आपको इस पाठ्यक्रम या सिलेबस के अनुसार ही अध्ययन करना है। आगे आने वाले वीडियोस में हम पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में गलतियां करते हैं, किस प्रकार से हम सही रणनीति न बनाकर अध्ययन करने के कारण परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और समय समय पर आपको स्कूल व्याख्याता भूगोल परीक्षा से संबंधित सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।